Hello everyone, welcome to Urban Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कांसेप्ट देखा, जनरलाइज कांसेप्ट, जबरदस्त तरीके से देखा कि कैसे आप अगर जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो जेड और जेड कंजुगेट के जो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं उसको कैसे आप अलग अलग तरीके से लोगे तो क्या क्या सिचुएशंस उसमें बनेगा। ठीक है, हिडन इक्वेशंस क्या क्या वो कैरी करता है, किस सिचुएशन में कैरी करता है, हमने क्या कर दिया, सब कुछ उसको कवर कर लिया। ठीक है, तो आज का जो क्लास होने वाला दैट इज बेसिकली ऑन कांसेप्ट ऑफ इनवर्स पॉइंट्स। ठीक है, क्या होता है ये कांसेप्ट ऑफ इनवर्स पॉइंट, देखो कंसेप्ट ऑफ इनवर्स पॉइंट्स। ठीक है, इनवर्स पॉइंट्स। अब अगर मैं कंसेप्ट ऑफ इनवर्स पॉइंट्स की बात करूं तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर ये कितना इंपॉर्टेंट है सर जेडब्ल्यू के लिए, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से, कई बार इसमें से क्या आ जाता है, क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ इनवर्स पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट करूं यहां पे तो मैं पहला पार्ट लिखूंगा इसमें, देखो विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन, विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से मेरे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहां पे मेरा क्या है, एक पॉइंट है पी, ठीक है, यहां पे क्या है, पॉइंट है पी, लेट इट बी जेड। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसको आप एक मिरर समझो ना, एक मिरर समझो, तो मिरर करके जो इसका डिस्टेंस आएगा, यहां पे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, जस्ट लाइक दैट, जस्ट कंसीडर इट एज अ प्लेन मिरर। तो आपका जो इमेज फॉर्म है वो कहां पे फॉर्म होगा, यहां पे समवेयर ओवर हियर। लेट मी कॉल इट एज क्या बोल दूं मैं इसको, लेट इट बी क्यू जेड डैश। ठीक है, तो जो जेड डैश होगा वो जेड का क्या होगा, आपका इनवर्स पॉइंट, या फिर आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड पॉइंट, या फिर आप क्या बोलोगे, मिरर पॉइंट। क्लियर हो गया। जो क्यू है वो पी का क्या है, क्यू इज द, क्यू एंड पी आर व्हाट, आर मिरर पॉइंट्स, है ना, मिरर पॉइंट्स। क्लियर हो गया। या फिर आप बोल देते हो इनवर्स पॉइंट्स, या फिर आप बोल देते हो रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स, है ना। तो जनरली जब भी हम क्या करते हैं, जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, इन जनरल हम यूज करते हैं किसको, इस रिफ्लेक्टेड पॉइंट टर्म को यूज करते हैं, या फिर हम मिरर पॉइंट को यूज करते हैं मोस्टली। कब, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, विद रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। जब हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो हम जनरली क्या बोलते हैं, इनवर्स पॉइंट बोलते हैं। बट आप तीनों को एक साथ कैरी कर सकते हो, ऑल दीज आर नोन एज टुगेदर इनवर्स पॉइंट्स ओनली। और ये जो इनवर्स पॉइंट का जो कंसेप्ट होता है, ये एक्चुअली प्लेन ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, जहां पे इनवर्सिव ज्योमेट्री का कंसेप्ट ही होता है थ्रू आउट, है ना। तो इन्वर्जन क्यों करते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है, हम अपने अगर नॉर्मल फिगर के साथ डील करें, लेट्स से अगर मैं पॉइंट पी के साथ डील करूं तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कैलकुलेशन अगर मेरा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर हम लोग इनवर्स पॉइंट को लेकर उसका डील करें तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन है आसान हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है हमारा वर्क। ठीक है, तो उसी तरीके से विद रेस्पेक्ट टू अभी हम लोग सर्कल देखेंगे, कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो जब भी आपको बोले ये सब टर्म जब यूज करें, मिरर पॉइंट, इनवर्स पॉइंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट, तो यू हैव टू बी श्योर कि आपको ये आता है कंसेप्ट क्या है। ठीक है, और ये कोई तोप सा कंसेप्ट नहीं, अगर आपको इतना पता है तो आप इससे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऑल टुगेदर पूरा नॉलेज दे ही दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बोलूं विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। ठीक है, with respect to a circle। अब देखो विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल का क्या फंडा है ना, विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल का क्या फंडा है। ओके, अगर मैं एक सर्कल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव दिस सर्कल, मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया लेट्स से, और यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया लेट्स से पी, यहां पे मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, चलो अब अगर मैं बोलूं आपको कि लेट इट बी माय टेंजेंट, है ना, मैंने क्या किया, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। क्लियर हो गया। और ये मेरा क्या है, आपका रेडियस, दिस इज माय रेडियस, दिस इज माय व्हाट, रेडियस। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको कि यहां से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां पे देख रहे हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये जो पॉइंट है ना आपका, लेट इट बी मैं क्या बोल देता हूं, इसको पी बोल दो, इसको पी डैश बोल दो, चलो, है ना, इसको पी बोल दो, इसको पी डैश बोल दो। ठीक है, तो ये जो हुआ आपका, ये जो हुआ, दिस टू विल बी व्हाट, इनवर्सिव पॉइंट्स। जो पी एंड पी डैश है, दे आर व्हाट, इनवर्सिव पॉइंट्स। क्लियर हो गया, समझ में आया क्या बोला मैंने। इनवर्सिव पॉइंट्स कैसे मिलता है, आप कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट लियो लेट्स से, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट लियो, उसका आपको इनवर्सिव पॉइंट मतलब क्या,
अगर आपका P अगर Q का रिफ्लेक्शन है तो Q P का रिफ्लेक्शन है, दे विल ऑलवेज बी वाइस वर्सा थिंग्स ना। अगर अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम राम का भाई है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो अगर P P डैश का इन्वर्सिव पॉइंट है तो P डैश P का इन्वर्सिव पॉइंट है। कैसे करोगे? मान लो आपके पास में एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर जो लाई करता है, उसका आपको क्या निकालना है? इन्वर्सिव पॉइंट निकालना है। आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। सेकंड स्टेप आप उस टेंजेंट जहां पे वो सर्कल को तो एक ही पॉइंट में काट करता है, एक टेंजेंट एक सर्कल को एक ही पॉइंट में काट करेगा एक्सटर्नली, है ना। तो अगर मैं बोलूं क्या हो गया आपका, उस जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। किस पे? ओपी डैश पे। ओपी डैश पे आप क्या करो? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, है ना। आपके पास पॉइंट P रहेगा, आपके पास सेंटर रहेगा, आप पहले दोनों को ज्वाइन करो, फिर टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा ना, जो P पॉइंट मिलेगा, दैट इज नोन एज व्हाट? द इन्वर्सिव पॉइंट फॉर P डैश। सिमिलरली अगर मान लो P यहाँ पे लाई करता है और आपको P डैश निकालना है, मतलब P यहाँ पे लाई करता है और आपको इसका इन्वर्सिव पॉइंट निकालना है, आप क्या करोगे? यहाँ पे आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे जो भी आप अभी किए हो उसको आपको क्या करना है? बस उल्टा करना है। मतलब आप यहां से क्या करोगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, समझ रहे हो ना। आप क्या करोगे? यहां से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। जैसे ही आप परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दिया ना P पॉइंट से, वो सर्कल को कहीं तो काटेगा ना। और ये क्या है आपका? देखो, दिस इज द P पॉइंट, ये तो आपके पास अवेलेबल रहेगा। और ये आपने ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ करके रखा है, समझ रहे हो कि नहीं। आपने एक लाइन ड्रॉ करके रखा है, वहां पे P है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इन्वर्सिव पॉइंट कहां लाई करेगा। तो आप क्या करोगे? वो लाइन तो आपके पास है ही, आप P पॉइंट यहाँ पे लेफ्ट से ले लियो, फिर आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। यहाँ पे जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, सर्कल को कहीं ना कहीं तो काट रहा होगा, कहीं ना कहीं तो काटेगा ना। तो उसके थोड़े टेंजेंट बना दो, वो जहां पे लाइन को काटेगा, दैट विल बी योर व्हाट? दैट विल बी योर इन्वर्सिव पॉइंट फॉर पॉइंट P। तो जो स्टेप से आप P को बनाए हो उसका जस्ट उल्टा कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? P डैश मिल जाएगा। समझ गए ना। तो ये होता है आपका क्या? कंसेप्ट ऑफ इन्वर्सिव पॉइंट। और ये इन्वर्सिव प्लेन ज्योमेट्री में एक इन्वर्सिव ज्योमेट्री कंसेप्ट ही होता है ओवरऑल। इट्स अ बिग कंसेप्ट और इसका यूज भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा आगे जाके। अगर आप एकदम पूरा मैथमेटिक्स ही पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। बट अभी हम अगर जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बस आपको ये जानना है कि ये होता है आपका इन्वर्सिव दिस पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल का कंसेप्ट। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज, मैं आपको दिखाता हूं, देखो, लेट दिस पॉइंट बी ए, ठीक है। और ये तो आपका O हो गया, ये P हो गया, और वो क्या हो गया आपका? P डैश हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, अगर ना, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। अगर ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, लेट्स से, ठीक है, अगर ये एंगल मेरा क्या है आपका? 90 डिग्री है, तो देखो अगर मैं बोलूं ट्राइंगल AOP, है ना, मतलब ट्राइंगल, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये P हो गया, ये मेरा A हो गया और ये मेरा O हो गया, है ना। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि जब भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और जब आप रेडियस को से कनेक्ट करोगे तो जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका? हमेशा 90 डिग्री, है ना। ये भी आपको पता है, स्कूल में ही पढ़ते हो आप लोग ये सब, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या हो गया? देखो, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे P डैश हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? A हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल सेम है और ये O एंगल सेम है और ऑफकोर्स अब बात है, ये एंगल सेम है ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी दो ट्राइंगल का, अगर किसी भी दो ट्राइंगल का अगर दो एंगल सेम हो जाता है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली सेम होगा। दैट मींस बोथ द ट्राइंगल्स आर व्हाट? सिमिलर ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो जाता है आपका? सिमिलर ट्राइंगल हो जाता है। अगर सिमिलर ट्राइंगल हो जाता है तो मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर OP बाय OA, है ना, OP बाय OA दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच? OA बाय OP डैश, OA बाय OP डैश। तो देयरफॉर OP इंटू OP डैश कितना आ गया आपका? OA स्क्वायर, है ना। एंड OA का वैल्यू क्या है आपका? रेडियस के बराबर, तो R स्क्वायर। दैट मीन्स अगर जब भी आपको एक इन्वर्सिव पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल की बात करें, आप किसको यूज करने वाले हो? OP इंटू OP डैश इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। बस इसके ही यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर डालोगे और इससे ज्यादा कोई नॉलेज ही नहीं चाहिए इसमें सॉल्व करने के लिए। क्लियर हो गया? डन। तो बस दिस इज द कंसेप्ट, है ना। ये इन्वर्सिव ज्योमेट्री होता है। अगर आपको डाउट आ रहा है ना, तो एक बार आप यूट्यूब पे जाके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसा दिखता है। इट विल लाइक एवरीथिंग आपका इन्वर्सिव हो जाएगा, है ना। और उसमें ढेर सारे कंसेप्ट है जिसके बारे में इतना आपको नॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बस आपको ये चीज जानना रहेगा, ठीक है। डन, क्लियर हो गया? चलो, तो दिस इज द कंसेप्ट, है ना, दिस इज द कंसेप्ट। चलो, अब अगर मैं बात करूं तो अगर आपको इतना नॉलेज है, अगर आप रिफ्लेक्टेड पॉइंट का कंसेप्ट तो एकदम सिंपल होता है। कोई भी अगर मैं आपको लाइन दे दूं तो दो पॉइंट जो कि आपके इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फॉलो कर, मतलब क्या है आपका? मिरर डिस्टेंस पे रहे दोनों के दोनों, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया? आपका रिफ्लेक्टेड पॉइंट का कंसेप्ट। मैंने आपको बोला इन्वर्सिव पॉइंट भी बोलते हैं उसको, मिरर पॉइंट भी बोलते हैं, लेकिन इन्वर्सिव पॉइंट जो होता है जनरली सर्कल में यूज करते हैं और उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्टेड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। अब इतना कंसेप्ट लेके हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इवन मैं बोलता हूँ जेडब्ल्यू का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना कंसेप्ट भी नहीं चाहिए। हाँ, ये जानना पड़ेगा आपको। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो इट्स अ प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि अगर अचानक से बोल देगा कि इन्वर्सिव पॉइंट ऑफ
इनवर्सिव पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ सर्कल, तो आपको फिर आइडिया ही नहीं आएगा अगर ये इक्वेशन नहीं पता है। तो चलो ये तो पता चल गया आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं जेडब्ल्यू में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या हम बहुत कम नॉलेज के साथ क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। चलो, तो एज यू कैन सी वी हैव दिस क्वेश्चंस ऑन इनवर्सिव पॉइंट्स। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है दैट इज, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। द कंडीशन दैट Z1 and Z2 are inversive points, है ना। क्या दिया गया आपको? The condition that Z1 and Z2 are inversive points with respect to the line A conjugate Z plus AZ conjugate is equals to B. ओके, तो ये हम लोग को दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है क्या? हमसे पूछा जा रहा है the condition that Z1 and Z2 are inversive point with respect to the line. ठीक है, चलो, ओके, we'll find out, है ना, we'll find out, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मेरे पास क्या है, एक लाइन है, लेट्स से मेरे पास क्या है, एक लाइन है, ठीक है। मेरे पास दो पॉइंट है जिसको आप बोलते हो, एक को बोलते हो आप P, जिसको आप बोलते हो लेट्स से Z1, और एक है आपका Q, जिसको आप बोलते हो Z2। इसको आप ऐसे ज्वाइन किए, क्लियर हो गया, डन। आपके पास एक लाइन है, आपके पास एक लाइन है, लेट द लाइन बी RS, ठीक है। और ये लाइन का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है आपका, A बार Z प्लस AZ बार माइनस B इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, यही आपको मिला है ना, ए बार Z प्लस AZ बार माइनस B इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं, इट विल बी PZ तो ले ही लिया मैंने, तो एक काम करता हूं मैं इसको AZ ले लेता हूं, चलो AZ ले लेता हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये P और Q जो लाइन है, P और Q जो लाइन है, RS उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्योंकि जब भी रिफ्लेक्टेड पॉइंट की बात आती है तो जो मिरर होता है, जो लाइन होता है, दैट मींस वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स, है कि नहीं। तो मैं बोल सकता हूं कि जो Z का डिस्टेंस रहेगा वो Z1 से और Z2 से हमेशा सेम रहेगा, है कि नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, देखो, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2। क्लियर है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। दैट मींस इसका स्क्वायर भी सेम होगा, और जहां पे भी हमको मॉड ऑफ स्क्वायर मिल गया, हमको पता है हम उसको ब्रेक कर देते हैं Z इनटू Z कंजुगेट में, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो, Z माइनस Z1 बार इज इक्वल्स टू Z माइनस Z2 और Z माइनस Z2 बार लिखोगे। क्लियर हो गया, समझ में आया यहां तक, ठीक है। चलो, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे, मॉड Z का स्क्वायर माइनस Z इंटू Z1 बार माइनस Z1 इंटू Z बार इज इक्वल्स टू, सॉरी, और एक टर्म आएगा ना, और क्या आएगा आपका, प्लस Z1 स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो, मॉड Z का स्क्वायर माइनस Z इंटू Z2 बार माइनस Z2 इंटू Z बार प्लस Z2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, डन। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ये क्या कैंसिल हो रहा है, देखो, ये कैंसिल हो गया और ये आपका कैंसिल हो गया, है ना, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं इसको सिंप्लीफाई करके, तो व्हाट आई कैन राइट, सी, पहले मैं Z को रख देता हूं, चलो, पहले अगर मैं Z को रखूं तो इधर Z है, उधर Z, मतलब Z2 बार माइनस Z1 बार, Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z हो गया। क्लियर, फिर मैं रखता हूं, देखो, Z बार को रखूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो, Z बार को रखूंगा तो Z2 माइनस Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 Z बार हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, प्लस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z1 स्क्वायर माइनस मॉड Z2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमको देखो एक इक्वेशन मिला था ऑलरेडी, क्या मिला था वो, A बार Z प्लस AZ बार, है ना, माइनस B इज इक्वल टू 0, माइनस B इज इक्वल टू 0। ये हमारा था इक्वेशन 1 और ये है हमारा क्या, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको मिटा देता हूं, इसका तो आप रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। अगर आप नोट कर लियोगे, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूं। क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं ऊपर उठा देता हूं, तो दोनों जो इक्वेशन है ना, दोनों जो इक्वेशन है वो बेसिकली क्या है आपका, ओके, ये जो दोनों इक्वेशन है 1 और 2, जो दोनों इक्वेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, वो दोनों इक्वेशन क्या है आपके, ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन जो RS है उसी के हैं। RS क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमने क्या निकाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही तो इक्वेशन निकाला, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन तो ये भी है। अगर आपको पता है दोनों इक्वेशन अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं,
अगर दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट हैज टू बी सेम। होगा कि नहीं होगा, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट हैज टू बी सेम। चलो अब अगर मैं बोलूं आपको कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट अगर सेम होगा तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर ए बार बाय क्या लिखूंगा मैं, z2 बार माइनस z1 बार, दैट इज इक्वल्स टू a बाय z2 माइनस z1, दैट इज इक्वल्स टू माइनस b बाय मॉड z1 स्क्वायर माइनस मॉड z2 स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं पता है आपको, एक काम करता हूं मैं, मॉड z1 स्क्वायर माइनस मॉड z2 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, मैं ना ऐसे लिख देता हूं इसको। देखो व्हाट आई कैन राइट, मॉड z1 स्क्वायर को मैं लिखूंगा z1 इंटू z1 कंजुगेट माइनस z2 इंटू z2 कंजुगेट, z2 कंजुगेट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आप बताओ मेरे को, ठीक है, a बार z1 बाय, ठीक है, z1 इंटू z2 बार माइनस z1 बार, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू a इंटू z2 बार, ठीक है, z2 बार ले लूंगा मैं और z2 माइनस z1, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस b बाय z1 इंटू z1 बार माइनस z2 इंटू z2 बार। क्लियर, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, इधर z1 मल्टीप्लाई किया, इधर भी z1 किया, इधर z2 बार किया, इधर भी z2 बार किया, दैट इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर हो गया। अगर आप नीचे का ऐड करोगे ना, तो देखो z1 z2 बार, ठीक है, फिर यहां पे आएगा आपको देखो माइनस z1 z2 बार, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां पे आएगा देखो मॉड z1 स्क्वायर, और यहां पे आएगा आपका माइनस ऑफ मॉड z1 स्क्वायर, है कि नहीं, आएगा कि नहीं, देखो यहां पे आएगा आपका क्या, माइनस मॉड z1 स्क्वायर ना, और यहां पे प्लस मॉड z1 स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे थ्रू आउट, तो आपको कैंसिलेशन होते हुए दिखेंगे टर्म्स, है ना। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, इसको मैं क्या करूंगा, देखो a बार z1, ठीक है, प्लस a z2 बार, ठीक है, माइनस b डिवाइडेड बाय 0। ऑफ कोर्स ही बात है ना, ये रेशियो में है, आप ऐसे लिखते हो ना। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से x/2 है ना इज इक्वल्स टू y/3 इज इक्वल्स टू z/5 विद नेगेटिव साइन, तो आप क्या लिखोगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर ऐड किए नीचे भी ऐड करोगे, नीचे 0 आएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ऑफ कोर्स बात है। इसका मतलब क्या है, रेशियो ना, अगर x का वैल्यू 2 होता है, y का वैल्यू 3 होता है, z का वैल्यू -5 होता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो उसी के साथ आप क्या बोलोगे, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। इसका जो वैल्यू है वो कितना है आपका, 0 है। तो दिस विल बी योर आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, आई थिंक ए मैच करेगा ना, a बार z1 प्लस z2 बार, यस ए मैच करेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। क्लियर था। पहले आपको आरएस का इक्वेशन दिया गया था, आपने अपने तरीके से आपको आरएस का इक्वेशन निकाल लिया, बोथ द इक्वेशन आपके आइडेंटिकल हो गए। जैसे आइडेंटिकल हो गए आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर आपको सिंपल मेथड अगर हमको स्ट्राइक कर जाए तो यस ऑफ कोर्स करेगा। जब भी आप परपेंडिकुलर लाइंस देखोगे, है ना, जब भी आप क्या देखोगे, परपेंडिकुलर लाइंस देखोगे, देखो हो गया ना, मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना, मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लेना। तो जब भी आप देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइंस देखोगे, है ना, जब भी आप क्या देखोगे, परपेंडिकुलर लाइन देखोगे, तो एक बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तोप के बारे में जरूर सोचना, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि अगर सम ऑफ कॉम्प्लेक्स तोप क्या हो जाएगा आपको, देखो मेथड 2 सम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा आपका, 0। सम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर ना, बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो आप क्या लिखोगे, देखो z1 माइनस z2 बार, z1 माइनस z2 बार लिखोगे, प्लस उसका स्लोप कितना आएगा, माइनस a बाय a बार, माइनस a बाय a बार, दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आप इसको सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि देखो अगर ये जो z है वो इसका मिड पॉइंट होगा, ऑफकोर्स सब बात है, तो z1 प्लस z2 बाई 2 उस लाइन पे लाई करेगा, है ना। ऑल्सो तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑल्सो z1 प्लस z2 बाई 2 विल लाई ऑन, कहां पे लाई करेगा, z1 पे z2 बाई 2 लाई करेगा कहां पे, a बार z, ठीक है, प्लस a z बार माइनस b इज इक्वल टू 0 पे लाई करेगा। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो देयरफॉर
देयरफॉर ए बार z1 प्लस z2/2 प्लस a इंटू z1 बार प्लस z2 बार/2 माइनस b इज इक्वल टू 0। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। हो गया ना इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करो 1 - 2 करो, 2 - 1 करो, कुछ भी करो, यू कैन गेट योर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? आप 1 - 2 करो या 2 - 1 करो, वैसे भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो और आराम से निकल जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो दिस इज अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो, है ना, क्योंकि आपको एक कंडीशन ही निकालना है। तो मैथ्स का ब्यूटी यही होता है ना, देयर इज नॉट वन फिक्स मेथड मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। तो आप जैसे चाहो आप वैसे करके उसको सॉल्व कर सकते हो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो जब भी आप परपेंडिकुलर लाइन देखते हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या कि कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात हो सकती है जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में रहते हो, फिर जब मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो ये आप बहुत फ्रीक्वेंटली देखोगे कि अगर कोई लाइन है जो इसका मिड पॉइंट पे लाई करता है तो आप z1 प्लस z2/2 से इसको सेटिस्फाई कराओगे। तो ये सब जो आइडियाज है वो आपके तब खुलेंगे जब मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा, है ना। बिकॉज उसके पहले तक ये सब आइडिया इतना क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा तो ऐसे जितने आइडियाज होते हैं सारे के सारे आपको बहुत फ्रीक्वेंटली क्लिक किया करेंगे, ठीक है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन एंड द आंसर फॉर दिस इज दिस वन, ठीक है। आपको क्या करना है, बस 1 - 2 कर दो। क्या करो आप 1 - 2 कर दो, यू विल गेट योर आंसर। 1 - 2 करो और सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नंबर 2। अब देखो इसमें क्या दिया गया है ना, ये क्वेश्चन देखो किस पे है, सॉल्यूशन। आपको बोला गया द इनवर्स ऑफ ए पॉइंट ए, एक पॉइंट है ए विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल मॉड ऑफ z - c, जहां पे c आपका सेंटर होगा, r रेडियस होगा, a एंड c आर कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ पता है हमको भी, ठीक है, इज द पॉइंट। ओके ठीक है, दैट मींस हमारे पास बेसिकली सीन क्या है, देखो एक हमारे पास सर्कल होगा, ओके ठीक है, उसका एक सेंटर होगा जिसको आप c कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट करते हो, एक रेडियस है जिसको आपने r बोला है, ठीक है भाई, एक पॉइंट p है जिसको आपने क्या बोल दिया उसका उसका इन्वर्सिव पॉइंट, ठीक है, और एक पॉइंट होगा a यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे क्या है आपके पास में एक a पॉइंट है, a भी क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज p, है ना, दिस इज p। क्लियर हो गया? और आप चीज ये भी जानना कि आप देखो जब भी ऐसा सीन ड्रॉ करते हो ना, a और p क्या है, इन्वर्सिव पॉइंट्स है। p को आप क्या बोलते हो, दिस वन, इसका इन्वर्सिव पॉइंट, a को क्या बोलोगे, इसका इन्वर्सिव पॉइंट। a को आप क्या बोलते हो, इन्वर्जन पोल भी बोलते हो, क्या बोलते हो, a जो होता है उसको आप क्या बोलते हो, इन्वर्जन पोल भी बोलते हो, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो यहाँ पे p के थ्रू, अगर p के थ्रू आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो उसको आप बोलते हो पोलर, क्या बोलते हो, पोलर। तो ये सब इन्वर्सिव ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आईआईटी जेईई में कभी नहीं पूछेगा ये सब चीजें, कभी भी नहीं पूछेगा। अगर वो पूछेगा तो बस बेसिक कंसेप्ट पे पूछेगा कि आप CA इंटू CP को कैसे यूज करते हो, दैट्स इट। CA इंटू CP इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको आप कैसे यूज करते हो, बस उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यार आप लोग 11-12 के बच्चे हो, थोड़ी वो लोग इतना डिटेल में आपसे पूछेंगे ना, वो बस ये चाहते हैं कि जो कंसेप्ट जो सिलेबस उन्होंने दिया है उसको आप कितने अच्छे तरीके से रेडी करते हो फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। जेईई एग्जाम इज ऑल अबाउट हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस, कितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, वेराइटीज ऑफ टाइप, दैट्स इट। ये बहुत ज्यादा नॉलेज का एक्सपेक्टेशन नहीं करता आपसे कि आप बहुत हैवी नॉलेज रखते हो, डीप नॉलेज रखते हो आप चीजों का, समझ, इतना पॉसिबल नहीं होता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एक साथ डीप नॉलेज रखना, है ना। तो बस इसमें आपको ये पता होना है कि CA इंटू CP कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ए को हम लोग इन्वर्जन पोल बोलते हैं, P के थ्रू अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पोलर बोल देते हैं, बट इसका कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या, हम उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो P पॉइंट है वो इनमें से कौन सा है, जो P पॉइंट है वो इनमें से कौन सा होगा P पॉइंट, ठीक है। चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमको पता है कि देखो CA इंटू CP इज इक्वल टू हाउ मच, आर स्क्वायर। CA कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ C माइनस A, CP कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ C माइनस P, है ना, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको, आराम से लिख लिए, चलो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि सिंस, देखो सिंस C, A, P आर व्हाट, आर कोलिनियर, क्योंकि देखो मेरे को करना क्या, मुझे नहीं मॉड हटाना, अगर मैं मॉड हटा दूं तो मुझे लग रहा है कि मे भी सिंप्लीफिकेशन करके ये इसमें से कोई ऑप्शन हमको मिल जाएगा, है ना, अगर हमने मॉड हटा दिया तो, ठीक है। बट लेट्स फाइंड आउट अगर CAP क्या है आपका, कोलिनियर है, तो ये कंसेप्ट जो है आप हमेशा देख लो, जब आपको मॉड हटाना हो कई बार हम लोग कोलिनियरिटी के कंसेप्ट को यूज करते हैं अगर फिगर में आपको पॉइंट्स कोलिनियर दिखता है। क्या बोला मैंने, कभी अगर आपको मॉड हटाना हो, क्या बोला मैंने, कभी अगर आपको मॉड हटाना हो, आप चाहते हो कि इस मॉड को हटाओ विदाउट मच कैलकुलेशंस, और आपको अगर पॉइंट दिख जाए क्या है, कोलिनियर है, जो मॉड के अंदर जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है, तो आप हमेशा इसको थॉट देना, अभी जो मैं आपको स्टाइल जो बताने वाला, जो टेक्निक बताने वाला हूं, ठीक है। अगर CAP आपका कोलिनियर है तो देखो आर्गुमेंट ऑफ, है ना, आर्गुमेंट ऑफ में क्या बोल सकता हूं, देखो C माइनस A दैट इज आर्गुमेंट ऑफ C माइनस P,
सी माइनस पी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे देखो सी माइनस ए और सी माइनस ई उसका प्रोडक्ट दिख रहा है, लेकिन अगर मैं आर्गुमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊं तो मुझे तो सी माइनस ए बाय सी माइनस पी मिल जाएगा। दैट मीन्स मैं क्या चाहूंगा कि मैं इधर एक माइनस साइन लेकर आऊं। वो कब पॉसिबल है? जब मैं इसको ऐसे कर दूं, सी माइनस पी का कंजुगेट। क्यों? आपको प्रॉपर्टी पता है, मैं आपको लिखाया हूं। प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी कहता है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। पढ़ाया हूं, प्रॉपर्टी पढ़ाया हूं, तो वही में किया। देखो आर्गुमेंट ऑफ द कंजुगेट क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली यही मिलेगा। अब मेरे को देखो फाइनली प्रोडक्ट मिला है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ सी माइनस ए प्लस आर्गुमेंट ऑफ सी माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखोगे आप? सी माइनस ए और सी कंजुगेट माइनस पी कंजुगेट दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? डन। इसका मतलब क्या हुआ? आर्गुमेंट अगर इसका 0 है तो ये क्या है? आपका रियल है। ये जो है आपका क्या है? ये रियल है। तो देयरफॉर सी माइनस ए सी बार माइनस पी बार इज व्हाट? रियल। ये रियल हो गया आपका। अगर ये रियल हो गया आपका, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ओके, अच्छा एक चीज आप यहां पे नोटिस करो कि मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए दैट इज पी, है ना। मुझे क्या चाहिए? पी चाहिए। ओके, हाँ ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, हाँ उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो, है ना। तो एक काम करता हूं मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इसको मैं लिख सकता हूं ना, मॉड ऑफ सी माइनस ए मॉड ऑफ सी बार माइनस पी बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर आपने इसको कैसे लिख दिया? सिंपल सा बात है यार भाई, मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड कंजुगेट तो सेम ही होता है ना। फिर मैं मॉड का प्रॉपर्टी यूज करूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? देखो सी माइनस ए सी बार माइनस पी बार दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? डन। लेकिन आपको क्या पता है? आपको तो पता है कि ये क्या है? आपका रियल है। मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर अगर आप लिख रहे हो वहां पे, है ना, मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर अगर आप लिख रहे हो, और ये क्या है? आपका एक डिस्टेंस है। जो सी माइनस आप ए किए थे वो क्या है? एक डिस्टेंस है ना। सी बार माइनस पी बार है, वो भी क्या है? एक डिस्टेंस था दोनों पॉइंट के बीच में, और वो क्या आ रहा है? आपका एक रियल नंबर आ रहा है ना। तो आप इसका मॉड जो है वो आप सीधा क्या लिख सकते हो? देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको मैं हटा दूं सब, अब मैं हटा दे रहा हूं सब इसको। अगर मैं इसको हटा दूं तो मैं क्या लिखूंगा? देखो देयरफॉर व्हाट? सी माइनस ए सी बार माइनस पी बार दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अगर ये आपका आर स्क्वायर के बराबर है, अगर ये आपका आर स्क्वायर के बराबर है, तो देयरफॉर सी बार माइनस पी बार इज इक्वल टू हाउ मच? आर स्क्वायर बाय सी माइनस ए। तो इंप्लाइज दैट पी बार माइनस सी बार कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बाय ए माइनस सी। तो पी बार कितना हो जाएगा आपका? आर स्क्वायर बाय ए माइनस सी प्लस सी बार, है ना। तो देयरफॉर पी कितना हो जाएगा? फिर से कंजुगेट ले लो, कंजुगेट ऑफ कंजुगेट इज द नंबर इटसेल्फ। अब फिर से कंजुगेट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो आर स्क्वायर तो रियल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बार माइनस सी बार प्लस सी, ये होना चाहिए आपका सी प्लस आर स्क्वायर बाय ए बार माइनस सी बार, ये होना चाहिए आपका पॉइंट पी। तो जो इन्वर्सिव पॉइंट है वो पी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? इसी को लिख देंगे आंसर। कुछ बच्चे बोल देंगे इसी को आंसर हो जाएगा। अरे भाई ये पी बार है, जो आपको इन्वर्सिव पॉइंट मिला उसका कंजुगेट लिए हो ना, उसका पोजीशन अलग भी हो सकता है, लेकिन आपको पूछा था पी, तो दिस इज योर आंसर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो ये मत लगा देना। ये ऑप्शन में दिया है क्या कहीं पे? आर स्क्वायर बाय ए माइनस सी नहीं, चलो ऑप्शन में ही नहीं है, बट ये अगर दे देता तो फिर दिक्कत हो जाता। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये पी बार है। आपसे पी बार नहीं पूछा, आपसे पी के बारे में पूछा। देखो ना, पूछा ना आपसे द इनवर्स ऑफ ए पॉइंट, द कंजुगेट ऑफ इनवर्स ऑफ ए पॉइंट बोलता तो ये आंसर होता। समझ रहे हो? द कंजुगेट ऑफ इनवर्स ऑफ ए पॉइंट बोलता तो ये आंसर होता। आपसे क्या पूछा? इनवर्स ऑफ ए पॉइंट, तो आप ये आंसर लगाओगे। क्लियर हो गया? डन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया इन्वर्सिव पॉइंट पे? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहां पे, तो चलो अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया गया? देखो सॉल्यूशन, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3 बाय z माइनस आई इज इक्वल टू पाई बाय 6, है ना। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3 बाय z माइनस आई इज इक्वल टू पाई बाय 6। ठीक है, तो आप देखो यहां पे आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3 बाय क्या दिया है? z माइनस 3 बाय z माइनस आई इज इक्वल टू पाई बाय 6। z माइनस 3 बाय
z माइनस आई इज इक्वल टू पाई बाय 6। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आप क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है द मिरर इमेज ऑफ द कर्व। वो तो चलो भगवान का शुक्रिया है कि कर्व आपको बोल दिया है, लेकिन हमको कोई टेंशन नहीं, हमको पता है किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एन आर्क। पाई बाय 2 हो जाएगा तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, 0 हो जाएगा या पाई हो जाएगा तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, हमको पता है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आर्गुमेंट ऑफ दिस माइनस 3 बाय दिस माइनस आई इज इक्वल टू पाई बाय 6 है, आपने पूछा क्या है, इसका मिरर इमेज पूछा है ना आपसे, इससे आपसे क्या पूछा है, मिरर इमेज पूछा है। तो ठीक है, चलो थोड़ा बड़ा से ड्रॉ कर लेता हूं, तो अच्छा यहीं पे करा देता हूं ना, स्पेस इनफ है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, इधर ड्रॉ कर लेता हूं, चलो ठीक है। इसका क्या पूछा है मेरे को, मिरर पूछा है। अब देखते रहो इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे। देयर आर टू मेथड्स टू मीन सॉल्व दिस। हम लोग दोनों मेथड को देखते हैं। ठीक है, पहले मेथड 1 देखते हैं, जिसमें हम लोग खूब ज्योमेट्री का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री आता है, मैंने आपको सिखा दिया अच्छे से। अगर आप देखोगे कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3 बाय z माइनस आई इक्वल टू पाई बाय 6 आपको क्लियर है, ये क्या डिनोट करता है, एक आर्क डिनोट करता है ना, एक सर्कुलर आर्क डिनोट करता है, जिसका सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका 60 डिग्री, और जो सर्कमफेरेंस है उसका मतलब उस पर कितना मिलेगा आपका 30 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं आपको कि 3 है यहाँ पे ना, z माइनस 3 कहां पे लाई करेगा, देखो 3 1 हो गया, 2 हो गया, लेट्स से 3 यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, फिर आपको क्या दिया गया है, i कहां पे लाई करेगा आपको, यहाँ पे समवेयर ओवर हियर, z माइनस 3 बाय z माइनस आई। क्लियर हो गया, डन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं इसको स्क्वाड को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, और मान लो ये मैं सर्कल का सेंटर मानता हूं, जहां पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री, जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो मेरा कितना बन रहा है, लेट्स से 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री बना। ठीक है, 60 डिग्री बना। ठीक है, तो हमको चाहिए सर्कमफेरेंस, तो कितना एंगल बनाएगा सर्कमफेरेंस पे, हमको सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाएगा, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना, ये हो गया हमारा सर्कल। क्लियर हो गया, ये क्या बन गया, हमारा सर्कल बन गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया अभी देखो, दिस इज 3 ना, ये मेरा कितना था, 3 था, दिस इज 3। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, देखो दिस इज 3 एंड दिस इज आई ऑल्सो, ये क्या है आपका आई है। हमसे बोला गया है कि इसका ये जो सर्कल जो आपको दिखा ना, ये जो आर्क दिखा आपको, क्या दिखा आपको, जो ये आर्क दिख रहा है ना, दिस आर्क, ये आर्क का इक्वेशन दिया गया आपको, है ना, इस आर्क का इक्वेशन आपको दिया गया है भाई, देख लो, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो z है वो यहां पे कहीं पे भी मूव करेगा, तो जो आर्गुमेंट बनेगा आपको, है ना, जो आर्गुमेंट बनेगा वो कितना बनेगा आपका, देखो z माइनस 3 बाय z माइनस आई, जो आर्गुमेंट बनेगा दैट इज पाई बाय 6। एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया जा रहा है, इसलिए आपका पॉजिटिव एंगल बना। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज लेते तो आपको कैसे लिखते, वो z माइनस आई बाय z माइनस 3 इज इक्वल टू आपका माइनस पाई बाय 6 हो जाता। समझ रहे हो, z माइनस आई बाय क्या लिखते हैं आप, z माइनस आई बाय z माइनस 3 दैट शुड बी इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 हो जाता है। क्यों? तब आप लोग क्लॉकवाइज एंगल ले रहे होते हैं। और वैसे भी समझ सकते हो, आर्गुमेंट अगर आप इसका उल्टा करते हो, z माइनस आई बाय z माइनस 3 करते हो, तो वैसे भी आप नेगेटिव एंगल तो लगाओगे। ये भी कंसेप्ट मैं आपको बता दिया हूं, कंसेप्ट है यार, कैसे भी रिलेट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, कि देखो मैं क्या चाहता हूं, मुझे एक मिरर आर्क चाहिए। मिरर आर्क मतलब क्या, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, इन द रियल एक्सिस, है ना। जो मिरर है मेरा वो क्या है, रियल एक्सिस है ना, जो मिरर है मेरा वो रियल एक्सिस। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना 30 सेकंड चाहिए बस मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं आपसे टाइम ले रहा हूं। ठीक है, तो हमको पूछा क्या उसने, एक मिरर सर्कल चाहिए। तो मिरर सर्कल मेरा कैसा दिखेगा, देखो ये जो पॉइंट है, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इधर कहीं पे आ जाएगा, और ये तो रियल पॉइंट है, तो रियल पॉइंट तो वहीं पे रहेगा। तो दैट मींस मेरे को जो मिलेगा आपका, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ, है ना। ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, उसका मिरर हमको ऐसे ही दिखेगा। ये पॉइंट कितना होता है, माइनस आई होता है कि नहीं होता है, और ये तो 3 ही रहेगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इसको ज्वाइन कर दूं, अगर ज्वाइन कर दूं मैं, ठीक है, और इस सर्कल को अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूं, लेट्स से इस सर्कल को मैं कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है मेरा मिरर बना के नहीं, देखो अब देखो आप ध्यान से, मिरर है ये वाला पॉइंट। क्लियर हो गया, मिरर बना कि नहीं, देखो ये दिस 3 स्ट्रक्चर बन गया, इतना प्यारा सा, है ना। इसको कहते हैं पावर ऑफ ज्योमेट्री। कोई कंसेप्ट नहीं चाहिए, ऐसे सॉल्व कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि इसका आपको इक्वेशन लिखना है, तो ये सेंटर में एंगल कितना बनाएगा आपका, 60 डिग्री बनाएगा। सेंटर में एंगल कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। और अगर मैं बोलूं कि सर्कमफ्रेंस में एंगल कितना बनाएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर है, ओके। अब अगर मैं बोलूं कि सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, आप सोचो ये जो एंटायर फिगर है उसमें कुछ नहीं है,
उस एंटायर फिगर में कुछ नहीं है, बस आपको ये नीचे का येलो वाला आर्क दिख रहा है। क्या बोला मैंने? इस एंटायर फिगर में देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, बस ये येलो वाला पार्ट है जिसमें आप इंटरेस्टेड थे। ये येलो वाला पार्ट देखा ना, कौन सा येलो वाला पार्ट? ये वाला, ऐसे दिखा दे रहा हूं, देख लो, दिस येलो वाला पार्ट, इसमें बस क्या है आपका इंटरेस्ट है, इसमें बस आपका क्या है इंटरेस्ट है। इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? ये क्या है? एक आर्क है, ये आर्क है ना, इसका इक्वेशन क्या होता है अगर आप लिखोगे तो? ऑप्शन देखो π/6 में दिया गया, दैट मींस आप चाहते हो क्या 30 डिग्री एंगल रखोगे, और कैसे रखोगे आप? एंटी क्लॉकवाइज रखोगे ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो लेट इट बी लाइक दिस। इक्वेशन क्या बनेगा इसका? अगर मैं बोल दूं लेट्स से ये मेरा अगर z है तो इक्वेशन क्या बनता? z प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आई डिवाइडेड बाय z माइनस व्हाट? ये पॉइंट क्या है आपका? 3 है, z माइनस 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? π/6। क्लियर हो गया? z प्लस आई बाय z माइनस 3 इज इक्वल टू π/6। ये रहा। बस मुझे इसी का इक्वेशन देना था। किसका इक्वेशन देना था बता दे रहा हूं, देखो ये देना था आपको बस, है ना। ये मेरा पॉइंट जो है वो माइनस आई था, ये जो मेरा पॉइंट है वो क्या था? मेरा 3 था, ये तो ऐसे ज्वाइन किया गया था, और इस आर्क का मेरे को इक्वेशन बनाना था। मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया z, और कैसे इक्वेशन को लिख दिया मैंने? ये एंगल को मैंने ले लिया कितना? π/6। इसका इक्वेशन नहीं लिखना आता रोटेशन थ्योरम के थ्रू से, रोटेशन थ्योरम के थ्रू से लिख दो आप। क्लियर हो गया? डन। रोटेशन थ्योरम क्या जो होता है आपको पता ही है ना, इसका आर्गुमेंट आप कैसे निकालते हो? इसका आर्गुमेंट मतलब क्या भाई? इसके बीच का एंगल ना, z आपका प्लस आई बाय z माइनस 3 का आर्गुमेंट का मतलब क्या? दिस एंगल की ही बात हो रही है। एंगल कितना है आपका? π/6। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, क्लॉकवाइज लोगे तो माइनस π/6 कर दोगे। तो कंसेप्ट आंसर आ गया आपका, देखो आंसर आपका आ गया। समझ में आया? अभी क्लियर हो गया? मजा आया कि नहीं? तो देखो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो? अब मेथड 2 की बात कर लेता हूं। चलो मेथड 2 है ना, बस आपको फिगर को ट्रेस करते हुए सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड चाहिए बस। सेकंड चीज अगर मैं आपको बोलूं कि देखो मिरर इमेज ऑफ द कर्व, देखो कोई भी पॉइंट अगर यहां पे लाई करता है z, अगर रिफ्लेक्टेड पॉइंट जो है आपका, जो रिफ्लेक्शन जो मिरर जो रखा हुआ है, अगर वो इस एक्सिस पे रखा हुआ है ना, तो हमेशा z क्या बन जाएगा आपका? z कंजुगेट। दैट मींस वो जो आपने आर्क देखा था ना अभी, जो हमने बनाया था, जो आर्क था, जितना उस आर्क में पॉइंट था सब क्या हो गया? कंजुगेट में ट्रांसफर्ड हो गया। दैट मींस जब भी आपको मिरर इमेज निकालना होगा किसका? किसी भी कर्व का, मान लो यहाँ पे कोई भी फिगर है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बना हुआ है, ढेर सारा कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई फिगर बना हुआ है, उसका आप चाहते हो मिरर लेना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस। तो जितने z है, यहाँ पे अगर z है तो z कंजुगेट बन जाएगा, यहाँ पे z1 है तो z1 कंजुगेट बन जाएगा। दैट मींस जितने z है वो क्या बन जाएंगे? सारे कंजुगेट बन जाएंगे। तो आपको क्या करना रहेगा? बस z को z कंजुगेट से रिप्लेस कराना रहेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? देखो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3 बाय z माइनस आई। मैंने क्या बोला? आप z को z कंजुगेट से रिप्लेस कर दो। इसका मतलब क्या कर रहे हो आप? इसका मिरर इमेज निकाल रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो उसमें, इट विल बी हाउ मच? इट विल बी आर्गुमेंट ऑफ दिस विल बी आर्गुमेंट ऑफ z बार माइनस 3 बाय z बार माइनस आई इज इक्वल टू हाउ मच? π/6। इधर सॉल्व कर लेता हूं मैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे तो क्या आएगा? देखो z बार माइनस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखूंगा मैं? देखो z माइनस 3 बार, ठीक है, और नीचे में मैं क्या लिखूंगा? देखो z प्लस आई बार दैट इज इक्वल टू हाउ मच? π/6। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3 बाय z प्लस आई इज इक्वल टू π/6। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आई बाय z माइनस 3 इज इक्वल टू π/6। हो गया, कहानी खत्म, डन। दोनों आंसर सेम ही आ रहा है, आएगा ही भाई, क्यों नहीं आएगा सेम, है ना। तो जब भी रियल एक्सिस के थ्रू आपको रिफ्लेक्शन पूछा जाए, आप सीधा क्या कर दो? जो आपका z है उसको z कंजुगेट से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे करके आप सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर। एंड द बेस्ट वे इज फिगर बना लो भाई। मेरे को तो उसका आपको पता ही है, मैं आपको बता दिया था ये कैसे होता है। अपोलोनियस सर्कल आपको मैं सिखाया हूं, आपको ये सिखाया हूं, सब तो सिखाया हूं ना। तो बस आप फिगर के साथ खेलो ना यार, है ना। आपको फिगर के साथ खेलना है बस, इतना क्या टेंशन लेना है, ठीक है। डन, क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, द मिरर इमेज ऑफ द कर्व आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आई बाय z माइनस आई इज इक्वल टू π/4 इन द लाइन y इज इक्वल टू x, है ना। इन द लाइन y इज इक्वल टू x, समझ रहे हो। द मिरर इमेज ऑफ द कर्व आर्गुमेंट ऑफ दिस इन द लाइन y इज इक्वल टू x। ओके, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं अपन, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त सॉल्व करेंगे यार, टेंशन नहीं लेने का। देखो
अगर मैं बोलूं इसको पहले ड्रॉ कर लो, इस आर्क, ये जो आर्क है ना उसको ड्रॉ कर लो, क्योंकि आर्क जब ड्रॉ करोगे तभी पता चलेगा ना कि उसका मिरर कैसा दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, देखो आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि आपको यहाँ पे एक लाइन दिया गया, उसके थ्रू पूछा है, तो कोई टेंशन नहीं है भाई, डरने का नहीं। ये लाइन क्या है आपका, y इक्वल्स टू एक्स, इसको आप क्या बोल देते हो, y इक्वल्स टू एक्स, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग ए स्लोप ऑफ 1, है ना। चलो अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि पूछा क्या है यहाँ पे, है ना, पूछा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आई बाय z माइनस आई, है ना, z प्लस आई बाय z माइनस आई, z प्लस आई बाय z माइनस आई, ये तो मेरे को थोड़ा सा लोचा लग रहा है ना, z प्लस आई बाय z माइनस आई तो मेरे को थोड़ा सा लोचा लग रहा है यार, है ना, ये कैसे कर दिया, दिस विल बी 1 आई थिंक, है ना, ये 1 होगा, ठीक है, दिस विल बी 1, इसको करेक्ट कर लेना, दिस विल बी 1, ठीक है, वी विल फाइंड आउट, लेट्स सी, वी विल फाइंड आउट, ठीक है, दिस विल बी 1, ठीक है। क्यों भाई, देखो ना, z प्लस आई बाय z माइनस आई, समझ रहे हो, माइनस आई इधर आ जाएगा, प्लस आई इधर आ जाएगा, है ना, इसके बीच का एंगल तो आपका 0 हो जाएगा ना, π/4 तो होगा ही नहीं, मतलब कैसे π/4 बोल दोगे, ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ लो कि नहीं। अगर ये z प्लस आई है और z माइनस आई है तो आई इधर लाई करेगा और आपका ये इधर लाई करेगा, तो फिर उसके बीच का एंगल तो आपका 0 या फिर पाई बोलोगे ना, आप जो भी आएगा आप देख लेना वो, बट 0 है तो पाई आएगा, π/4 कैसे आएगा, नॉट पॉसिबल, इसलिए वो 1 होगा, ठीक है। तो आप अगर मैं बोलूँ उसको कैसे ड्रॉ करोगे, देखो z प्लस आई बाय z माइनस 1 ना, तो माइनस आई यहाँ पे लाई करेगा कहीं पे, और जो 1 है वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, चलो बढ़िया बात है भाई, यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। तो जो हमारा आर्क होगा वो बेसिकली कैसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस, और ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हमारा जो कॉर्ड था वो कॉर्ड बन गया, और ये जो एंगल है हमारा बेसिकली कितना एंगल है, ये दिस एंगल इज 90 डिग्री, हालांकि देखने में नहीं लग रहा बट ये 90 डिग्री है, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और अगर मैं किसी भी यहाँ पे पॉइंट पे एंगल ले लूँ तो आपको पता है वो कितना हो जाएगा आपका, दिस इज हाउ मच, दिस शुड बी इक्वल टू π/4, 45 डिग्री, और क्योंकि आपने क्या लिया है z प्लस आई, मतलब इसको आपने पहले लिया है ना, ये आपका माइनस आई है और ये आपका कितना है 1 है, ठीक है, तो क्योंकि आपने इसको पहले लिया है z, ये z है आपका, है ना, z प्लस आई आपने किया है क्योंकि, और आपने एंगल को क्या रखा, पॉजिटिव रखा है, दैट मींस आप क्लॉकवाइज एंगल की बात कर रहे हो, है ना, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज एंगल की बात कर रहे हो, तभी तो आप पॉजिटिव रखे हो ना, तो इस चीज का आपको ध्यान देना। अगर आपको z माइनस 1 बाय z प्लस आई देता तो ये माइनस π/4 हो जाता, समझ लो, समझो कंसेप्ट को। अगर z माइनस आई बाय आपको क्या देता, z प्लस आई, तो आप बोलते हैं माइनस π/4, और उस केस में क्या हो रहा है आपका z माइनस 1 बाय z प्लस आई, मतलब आप z माइनस 1 को पहले ले रहे हो और आप z प्लस आई को बाद में ले रहे हो, नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, इन दैट केस एंगल जो होगा आपका कैसे लोगे, आप क्लॉकवाइज लोगे, तभी आप क्या बोलोगे, माइनस π/4। समझो कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको लग रहा होगा अरे सर ठीक है हम ड्रॉ कर लेंगे, बात को समझो, ठीक है, फिर से बताता हूं, सुनो, z प्लस आई बाय z माइनस 1, z प्लस आई बाय z माइनस 1, एंटी क्लॉकवाइज एंगल π/4, सब परफेक्ट है। अगर मैं आपको बोलता, क्योंकि देखो ना, जब आपको ये 1 और माइनस आई मिला, सुनो बात को सुनो, जब आपको ये 1 और माइनस आई आपको मिल गया, आपने इस कॉर्ड को ज्वाइन किया, आपके पास तो दो ऑप्शन थे ना, आप सर्कल को नीचे बना सकते थे, लेकिन आप सर्कल को ऐसे भी तो बना सकते थे, फिर सोचो आप जो है वो सर्कल को ऐसे भी तो बना सकते थे, ये भी तो सर्कल बन जाता, इस कॉर्ड में एंगल बना देते आप 45 90 डिग्री और 45 डिग्री बन सकता था ना, ऐसा भी नहीं बनाया, क्यों मैंने नहीं बनाया, देखो, है ना, क्योंकि अगर z माइनस 1 बाय z प्लस आई π/4 होता, देखो z माइनस 1 बाय z प्लस आई, अगर आप क्या लिख देते, π/4 लिख देते, दैट मीन्स आप क्या करते हैं यहाँ पे, इस तरीके से तो आप एंगल नहीं ले सकते थे, है ना, क्योंकि इस तरीके से एंगल लेने का मतलब क्या है आपका, दिस शुड बी व्हाट, अगर एरो अगर नीचे की तरफ देके रखा आपने तो दैट शुड बी z प्लस आई बाय z माइनस 1 इज इक्वल टू π/4, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, z माइनस 1 बाय z प्लस आई, z माइनस 1 बाय z प्लस आई अगर आप करते हो तो एंगल जो है वो आपको π/4 ही मिलना चाहिए, बट वो तो क्या हो गया आपका, इधर देना पड़ेगा एरो, तो फिर इधर देना पड़ेगा, बट इधर देने का मतलब वो तो क्या आ गया आपका, एंटी क्लॉक, दिस इज क्लॉकवाइज आ गया, बट वो तो माइनस π/4 होना चाहिए था, समझ रहे हो। दैट मींस इस क्वेश्चन में अगर आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आई बाय z प्लस आई इज इक्वल टू माइनस π/4 दूं, फिगर ये फिट है, एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आई बाय z प्लस आई π/4 कर दूं, तो इन दैट केस जो सर्कल है वो ऊपर की तरफ बन जाएगा फिर, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप मेरे लेक्चर्स को अटेंड किए हो तो आप इतना स्ट्रगल करोगे ही नहीं, जो मैं बोल रहा हूं आप आराम से समझ लोगे उसको, ठीक है ना। तो इतनी छोटी छोटी देखो यही सब चीजें होती है, जब IIT क्वेश्चन देता है ना तो यही सब चेक करता है कि आपका इतना फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं, क्या आप इतना डिटेल में सोच पाते हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपको बस एक फॉर्मूला रटाया गया है और आपको बस वही सॉल्व करना आता है,
तो वैसे स्टूडेंट के लिए जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर क्रैक करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और अगर कोई टीचर भी है जो इस तरीके से पढ़ाता है कि फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन करा देगा बस, तो उसके लिए भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब समझ रहे हो? आज जब तक आपका कोर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा चीजों पे, इतना डिटेल में जब आप नहीं सोचोगे, तो इन दैट केस कोई मतलब नहीं बनता फिर। ठीक है ना? क्लियर? चलो, अब ये सब बातें तो हो गई। अब बेसिकली आपको चाहिए क्या? इस लाइन के थ्रू आपको ये पूरा मिरर चाहिए। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करूं तो 1 का जो रिफ्लेक्शन है वो सीधा आएगा आपके कहां पे पता है? आई पे आएगा, है ना? इधर आएगा। देखो इसका रिफ्लेक्शन सीधा इधर आएगा ना, ऐसे 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 परपेंडिकुलर इधर आएगा। और जो इसका रिफ्लेक्शन है वो आ जाएगा आपका कहां पे? -1 पे। क्लियर हो गया? डन। जो मेरा फिगर बनेगा ना, जो मेरा फिगर बनेगा, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, और जो मेरा फिगर बनेगा देखो कैसा बन रहा है आपका। अगर जो मेरा फिगर की बात करूं तो वो बनेगा मेरा समथिंग लाइक दिस। क्लियर? समथिंग लाइक दिस। तो आपसे बेसिकली पता है क्या पूछा जा रहा है? आपसे जो बेसिकली पूछा जा रहा है दैट इज दिस वन, है ना? आपसे जो पूछा जा रहा है, आपको ये दे दिया गया है, ये आर्क आपको दे दिया गया है, ये रेड वाला आर्क ना आपको दे दिया गया है। ठीक है? ये रेड वाला आर्क आपको दे दिया गया है, और आपको ये वाला आर्क का रिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है। समझ गए ना? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये जो इक्वेशन आपको दिया गया ना, वो सर्कल का इक्वेशन नहीं है रे मेरे भाई। सर्कल का इक्वेशन कैसे हो? सर्कल का इक्वेशन तब होगा जब ये आपका π/2 या -π/2 होगा। π/4 नॉट सर्कल का इक्वेशन। मैं सर्कल आपको ड्रॉ करके दिखाया, बट जो ये इक्वेशन जो है वो किसको डिनोट करता है? ये रेड वाले पार्ट को डिनोट करता है। उसका रिफ्लेक्शन किसको डिनोट करता है? इस वाले पार्ट को डिनोट करता है। इस येलो वाले पार्ट का तो कोई रोल नहीं है ना इसमें। येलो वाले पार्ट का रोल नहीं है, मत ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, है ना, नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, अगर मैं आपको बोलूं यहां पे, है ना, नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज यहां पे कि अब ना बस आपको ना इसका इक्वेशन लिख देना है। क्या लिख देना है? इसका इक्वेशन लिख देना है। तो भाई आपका एक कोई एंगल रहा होगा यहाँ पे जिसको आप कितना बोले? 90 डिग्री बोले। और कोई एंगल रहा होगा जिसको आप क्या बोल दोगे? 45 डिग्री। 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री, है ना? ये 45 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया। ठीक है? चलो, अगर 45 डिग्री और 90 डिग्री अगर यहाँ पे होता है आपका, और आपको क्या करना है? लेट्स से जेड है यहाँ पे, लेट्स से आपका जेड है। कंफ्यूज मत होना, सर यहाँ पे तो जेड था, सर यहाँ तो जेड कंजुगेट हुआ था ना। अरे भाई सब भूल जाओ, मैंने बोला ना सब कुछ भूल जाओ। बस ये फिगर आपके पास में है, ये फिगर जो है आपको दिख रहा है, आपको -1 दिख रहा है, आई दिख रहा है, और आपको यहाँ पे क्या लिखना है? ऐसा इक्वेशन लिखना है सच दैट आपको π/4 एंगल मिले। π/4 मिलने का मतलब क्या है? आप एंगल क्या लोगे? एंटी क्लॉकवाइज लोगे, तो लाइक दिस। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? देखो, आर्गुमेंट ऑफ इस आर्क का इक्वेशन चाहिए। आर्क का इक्वेशन, आर्गुमेंट ऑफ क्या हो जाएगा? z - i डिवाइडेड बाय z+1, है ना? z+1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? π/4। ये है क्या? ऑप्शन में ढूंढ लो, है क्या? z - i, ये रहा दिस वन, आंसर आ गया। तो बस आपको फिगर के साथ में प्ले करना है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फिगर एंड यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? देखो, अगर आपको ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो कितना ज्यादा आसान हो जा रहा है आपके लिए चीजें, अदरवाइज फिर भाई स्ट्रगल जारी रहेगा फिर, है ना? क्लियर हो गया? डन। अब यहां पे कुछ बच्चों को क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर जिस तरीके से रियल एक्सिस पे जब हम लोग वो करते हैं, रिफ्लेक्शन कराते हैं, तो जेड को हम लोग जेड बार से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। सर इसके लिए भी कोई टेक्निक है क्या सर? है ना सर, इसके लिए भी कोई टेक्निक है क्या कि y = x के थ्रू अगर हमको रिफ्लेक्शन कराना होगा तो हम कैसे करेंगे सर? हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन। लेट्स फाइंड आउट, है ना? लेट्स फाइंड आउट। ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं लेट्स से, चलो यहीं पे कराते हैं, है ना? इस बात को समझते हैं पहले। ठीक है? ओके, ये मेरा क्या हो गया? लाइन हो गया। ये लाइन को आप क्या बोल दिए? दिस लाइन। अच्छा एक काम करते हैं ना, टूल को यूज करते हैं यार, है ना? स्ट्रेट लाइन का टूल है ना, टूल यूज करेंगे हम लोग। दिस वन हो गया, दिस वन हो गया, एंड देन दिस वन। कहां गया भाई? आजा। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। क्लियर? हाँ, अच्छा परफेक्ट ना, था सुंदर दिख रहा है। ठीक है? अब अगर मैं बोलूं लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने बोला z। क्लियर है? समझते रहना। अगर आपको इसके थ्रू रिफ्लेक्शन चाहिए, अगर इसके थ्रू अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो आप कैसे निकालोगे? लेट्स से दिस बी माय z। ठीक है? आपको पता है इसका रिफ्लेक्शन कहां पर आएगा, है ना? आपको पता है इसका रिफ्लेक्शन कहां पे आएगा? इसका रिफ्लेक्शन आएगा आपका ठीक ठीक यहां पे,
यहां पर आएगा रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? तो लेट्स से रिफ्लेक्टेड पॉइंट को मैं जेड डैश बोलता हूं, रिफ्लेक्शन पॉइंट को ना मैं जेड डैश बोलता हूं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जेड को आप किससे रिप्लेस करोगे सच दैट जो आपने ऑपरेशन अप्लाई किया यहां पे वो जेड को सीधा जेड बार पे पहुंचा दे, यही चाहते हो आप? ठीक है, चलो अगर मैं आपको बोलूं लेट्स से जेड जो है वो कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। जेड जो है वो कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, मस्त तरीके से समझ में आ गया। अगर नेक्स्ट मैं आपको बोलूं, है ना, अगर मैं नेक्स्ट आपको बोलूं कि ये एंगल जो है कितना है, देखो दिस एंगल कितना है आपका, तो आप बोलोगे सर ये ना π/4 एंगल है, ठीक है। ये कितना एंगल है? π/4 एंगल है, ठीक है। तो ये छोटा सा एंगल जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको छोटा सा एंगल दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है ये कितना हो जाएगा? π/4 माइनस थीटा बोलोगे इसको आप, है ना, π/4 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका π/4 माइनस थीटा, ठीक है। और सिमिलर से ये जो एंगल बनेगा आपका यहाँ पे, ये भी आपका कितना बन जाएगा एंगल? दिस एंगल इज ऑल्सो हाउ मच? π/4 माइनस थीटा। ऑफ कोर्स सी बात है, π/4 माइनस थीटा ही होगा वो भी एंगल, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे क्यों π/4 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा ना भाई। अगर यहां से थीटा डिस्टेंस पे है तो यहां से थीटा डिस्टेंस पे ही रहेगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज रहेगा उनका, है ना। मैं आपसे क्या कहता हूं, देखो पहले ना मैं जेड जो है उसका कंजुगेट लेता हूं। पहले मैं जेड का अगर कंजुगेट लेता हूं तो जेड कंजुगेट यहां पे कहीं पे लाई करेगा, है ना। जेड कंजुगेट यहां पे लाई करेगा, कितने एंगल पे लाई करेगा? थीटा एंगल पे लाई करेगा, ये भी थीटा एंगल पे लाई करेगा, है ना। दैट मीन्स अगर मैं जेड को यहां पे पहुंचाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले मैं जेड का कंजुगेट लूंगा, है ना। पहले मैं क्या करूंगा? जेड का कंजुगेट लूंगा, उसमें मैं क्या करूंगा? 90 डिग्री का आपका रोटेशन कराऊंगा। क्या बोला मैंने? पहले मैं क्या करूंगा? जेड को जेड कंजुगेट करूंगा, फिर मैं 90 डिग्री का रोटेशन कराऊंगा। तो ये कैसे कराऊंगा मैं, देखो, है ना, जेड को मैं जेड कंजुगेट लिखूंगा, उसको 90 डिग्री रोटेट कराऊंगा। 90 डिग्री रोटेट कराने से होगा क्या, देखो अगर मैं 90 डिग्री रोटेशन कराता हूं तो क्या होगा, देखो जैसे ही मैं 90 डिग्री रोटेशन कराऊंगा ना तो ये एंगल जो है, दिस एंगल वो मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये जो एंगल है कितना है पता है आपको? 90 डिग्री। कैसे देखो, कैसे है देखो, अगर मैं आपको बोलूं ये 90 डिग्री कैसे है तो क्या लिखोगे आप? देखो ये थीटा एंगल है, दिस इज थीटा प्लस थीटा के साथ में क्या ऐड करूंगा? फिर से थीटा ऐड करूंगा, प्लस ये एंगल कितना है आपका? π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा, प्लस ये एंगल कितना है आपका? π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा। तो ये थीटा कैंसिल, इसके साथ कैंसिल हो गया। π/4 प्लस π/4 कितना हो गया आपका? π/2 हो गया, एंड दैट इज व्हाई दिस एंगल इज π/2। तो जब भी आपको रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x चाहिए, क्या बोला मैंने? जब भी आपको रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x चाहिए, आप सिंपली z को iz बार से रिप्लेस कर सकते हो। iz बार का मतलब क्या होता है कि पहले आपने z को z कंजुगेट बनाया और फिर उसको i से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब क्या होता है? z बार इंटू e टू द पावर i π/2। इसका मतलब क्या होता है? z एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसको आप z बार बनाए, फिर उसमें आप क्या किए? 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट दिए। क्यों? पॉजिटिव एंगल है, माइनस लगा देते तो क्लॉकवाइज एंगल का शिफ्ट देते। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका अच्छे तरीके से? तो z बार करोगे, z बार मतलब z को आप यहां तक लेकर आ चुके हो। बस z बार करने का मतलब z आप यहां पे लेके आ सकते हो, व्हिच इज रिफ्लेक्शन अलोंग द रियल एक्सिस। बट आपको चाहिए रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x। दिस लाइन इज व्हाट? y इज इक्वल टू x, है ना। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, देखो z का रिफ्लेक्शन अगर ये z बार है तो आपको यहां पे क्या करना है? आपको यहां पे 90 डिग्री का फिर रोटेशन देना है, तो आप सीधा z बार जो है वो यहां पे पहुंच जाएगा जो आपको चाहिए था। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? दैट मींस अगर हम z को iz बार से रिप्लेस करते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, आ जाओ कैसे, है ना। देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था, ठीक है, तो हम दूसरे वे में देखते हैं सॉल्व करके। हमको पता है आंसर ये है ना, आंसर ये है, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो z को iz बार से रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा, देखो देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ iz बार प्लस i बाय व्हाट? iz बार माइनस i माइनस 1 है ना ये, दिस इज 1, सॉरी दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 1। तो ये हो गया आपका 1। चलो दिस इज इक्वल टू π/4। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो आर्गुमेंट ऑफ i कॉमन ले लिया और z बार प्लस 1, ठीक है, z बार प्लस 1 हो गया, ठीक है। और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो i1 को मैं क्या लिखूंगा? -1 को i² लिखूंगा, तो z बार प्लस i,
दैट इज इक्वल टू हाउ मच, π/4। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये आई तो कैंसिल हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा, तो आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1 बार, है ना, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1 बार हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, z माइनस आई बार, z माइनस आई का बार, एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, π/4। क्लियर हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू π/4। तो ये मैं लिख सकता हूं माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1 बाय z माइनस आई इज इक्वल टू हाउ मच, π/4। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आई बाय z प्लस 1 इज इक्वल टू π/4। आया क्या आंसर, z माइनस आई बाय z प्लस 1 π/4? यस, आंसर आया, ऑफ कोर्स आएगा, क्यों नहीं आएगा यार, कंसेप्ट समझ रहे हो, कंसेप्ट। तो जैसा आपका कंसेप्ट रहेगा आप अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व कर सकते हो। ग्राफिकल का बस ये फायदा है कि बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो, इतना कैलकुलेशन कौन करते रहेगा, है ना। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप ग्राफिकली सॉल्व करो, क्योंकि मैं हमेशा जहां जहां पे ग्राफ आना स्टार्ट होगा धीरे धीरे हम वहां पे ग्राफ यूज करेंगे। अभी आप बहुत ज्यादा ग्राफ के साथ एक्वेंटेड नहीं हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको एप्लीकेशन नहीं दिखाता हूं। जैसे जैसे आप एक्वेंटेड होते जाओगे तो आप देखोगे ग्राफ का पावर होता क्या है, तब आपको सीखने को मिलेगा ग्राफ का पावर एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, डन, समझ में आया, अब ऐसे क्वेश्चन डील कर लोगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो सॉल्यूशन, है ना। आपके पास में दिया गया है कि अल्फा जो है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ p इज इक्वल टू कॉस थीटा और साइन थीटा है, और q इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस थीटा है, तो साइन ऑफ दिस अल्फा माइनस थीटा देन थीटा इज ऑब्टेन फ्रॉम p/, ओके ठीक है। हाँ, तो p जो है वो हमारा क्या है, देखो p जो है वो हमारा क्या है, cos ऑफ थीटा प्लस i साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा। q जो है वो हमारा क्या है, देखो आप देखोगे ध्यान से, तो e टू द पावर i अल्फा माइनस थीटा आएगा, which can be written as e टू द पावर माइनस i थीटा माइनस अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो ये आप बेसिकली क्या लिखोगे, देखो इसका कोई मतलब नहीं है, मत लिखो, क्या जरूरत है इसका, है ना, क्या जरूरत है। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारे, देखो e टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू e टू द पावर आई अल्फा। e टू द पावर माइनस आई थीटा पता है आपका क्या है, p बार है, और ये क्या है, e टू द पावर आई अल्फा है। ये हो गया आपका q। दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए आपका, सोचो। अगर आपको q निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले p का कंजुगेट लो, p का कंजुगेट लो, फिर उसको कितने एंगल से रोटेट करो, अल्फा एंगल से रोटेट करो, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया, आप पहले p का कंजुगेट लो, फिर उसको अल्फा से रोटेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, हो गया खत्म। क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड द ओरिजिन थ्रू एन एंगल अल्फा। अगर आप p को क्लॉकवाइज रोटेशन अगर देते आप, और अगर आपको क्या मिल जाता, q मिल जाता, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, p इंटू ई टू द पावर आई अल्फा। अगर यहाँ पे p इंटू ई टू द पावर आई अल्फा होता तो ये आपका जो आंसर है वो गलत होता। अगर p इंटू ई टू द पावर माइनस आई अल्फा होता, p इंटू ई टू द पावर माइनस आई अल्फा होता, तो ये आंसर करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे गलत है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, p इंटू ई टू द पावर आई अल्फा, ये करेक्ट होता, अगर यहाँ पे बार नहीं होता तो ये भी गलत है। तो देखो थोड़ा सा दिमाग के साथ में दो ऑप्शन तो आप हटा ही दिए। अगर कोई बच्चा मेरा बस लेक्चर देख के गया है, कोई तुक्का मारने वाला लेट से बच्चा है और मेरा लेक्चर देख के गया है, तो उसका चांसेस 50% बढ़ जाएगा। पहले आपका चांसेस 25% तक करेक्ट होने का, नाउ आपका चांस इंक्रीज हो चुका, आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, 50-50, समझ रहे हो, फायदा तो मिला ना उससे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप 10 अल्फा, रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू ओरिजिन विद 10 अल्फा/2, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया और मैंने सुजीत सर से ही पढ़ा है, और सुजीत सर ने ये क्वेश्चन नहीं करा है बट इसके ऊपर ढेर सारा क्वेश्चन करा है। सुजीत सर ने क्या बताया था, रिफ्लेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस बताया था, है ना, किस तरीके से होता है चीजें, ठीक है। तो ये देखने में तो वैसा ही लग रहा है ना, पहले आप कंजुगेट किए फिर किसी आप एंगल से उसको रोटेट कराए, है ना, पहले आप कंजुगेट किए फिर किसी एंगल से आप रोटेट कराए। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से अल्फा मेरा क्या हो जाता, आपका अल्फा मेरा 90 डिग्री है, लेट्स से मान लो ना, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो नहीं दिया गया, मैं बोलता हूँ एज्यूम कर लो यार, कौन सा इसमें दिक्कत आ जाएगा, कौन सा आपका आ जाएगा इसमें, है ना। चलो मान लो मैंने अल्फा का 90 डिग्री ले लिया, तो अल्फा/2 कितना हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, है कि नहीं। तो 10 45 डिग्री कितना होता है आपका 1 होता है। दैट मीन्स किसके बारे में बात कर रहा है, इस लाइन के बारे में बात कर रहा है ना, इस लाइन के बारे में क्या हो रहा है, बात हो रहा है, ठीक है। तो ये सेम सिचुएशन है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेके उसको अगर आप 90 डिग्री से रोटेट करते हो
समझ रहे हो? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेके अगर आप उसको अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री है ना, अगर आप उसको 90 डिग्री से रोटेट कराते हो तो कहां पे पहुंच जाते हो? ये जो लाइन है उसके यहां पे पहुंच जाते हो। दैट मीन आंसर क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू ओरिजिन विद स्लोप tan अल्फा बाय 2, मतलब tan 45 डिग्री। यस, ये आंसर करेक्ट है फिर तो। समझ रहे हो? अगर मुझे सॉल्व करना होता तो ये होता है जुगाड़, और जुगाड़ आप तब लगा सकते हो जब आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है। अदरवाइज जुगाड़ कहां से? आपको हवा ही नहीं लगे। अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई बच्चा सोच ही नहीं पाएगा इसके बारे में, समझ लो। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो देखो कैसे झटपट क्वेश्चन सॉल्व, मतलब विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। दैट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है ना? चलो ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई बोलेगा कि सर ठीक है, मतलब इसको सर फिर भी हम करना चाहते हैं सर, है ना, हम चाहते हैं कि सर इसको हम करें, तो सर कैसे करेगा बता दो। ठीक है, चलो देख लेते, आ जाओ। इसको कॉपी होता है क्या ये? चलो कॉपी तो हो गया, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि ये हमारे पास सीन है, अच्छा कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है चलो अपने को कॉपी का जरूरत नहीं। रिमेंबर द रिजल्ट ना, क्या था आपका? Q इज इक्वल्स टू P बार e टू द पावर I अल्फा था ना, I अल्फा था। ठीक है, एनालिसिस करते हैं एक बार, चलो आ जाओ। ठीक है, एनालिसिस करते हैं, डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये मेरा एक्सिस ले लो, ये मेरा ये एक्सिस ले लो, क्लियर? ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मान लो जो आपका tan अल्फा है, जो tan अल्फा है, लेट इट बी दिस, क्या बोलूं मैं, ऐसे कर लेते हैं हम। ठीक है, एक्चुअली आई एम थिंकिंग समथिंग, बेटा अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूं, मैं खिचड़ी नहीं करना चाहता, एक्चुअली मैं खिचड़ी नहीं करना चाहता, बस और कोई रीजन नहीं है, बस मैं खिचड़ी नहीं करना चाहता। ठीक है, चलो मान लो कि कोई मेरा एक लाइन है यहाँ पे अल्फा, तो यही दिक्कत हो जाता है ना, स्पेस का कमी। बस अगर मैं बोलूं कि लेट्स से ये मेरा एक लाइन है अल्फा, है ना, इसका स्लोप कितना होगा आपका? tan ऑफ अल्फा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बोलूं मेरे पास और एक लाइन है जो कितने एंगल पे है आपका? जो आपका अल्फा बाय 2 एंगल पे है। ठीक है, तो अल्फा बाय 2 एंगल एकदम इसके बीच से जाएगा, अल्फा बाय 2 एंगल जो है वो तो एकदम बीच से जाएगा ना इसके, तो एक काम करता हूं मैं एकदम बीच से निकाल लेता हूं। ठीक है, ये आपका अल्फा बाय 2 हो गया, देखते रहना, समझते रहो बस। है ना, ये हो गया अल्फा बाय 2। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो मैं क्या बोला, ये बेटा आपका अल्फा एंगल है, स्लोप हो जाएगा tan अल्फा। फिर मैं क्या बोला, ये एंगल बेटा आपका कितना है? अल्फा बाय 2 है, स्लोप कितना हो जाएगा? tan अल्फा बाय 2। ओके ठीक है, मैं कहता हूं कि मेरे पास ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे पास? z है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे पास? z है, लेट्स से। ठीक है, मेरे पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है। ओके, ये मैं z ले लेता हूं, और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जितने कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, चाहे वो आपके Q हो या आपका P हो या P बार हो, ये सारे के सारे आपके यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे, सारे के सारे यूनिट सर्कल पे ही लाई करेंगे, क्योंकि सबका mod 1 हो रहा है। ठीक है ना, सबके सब यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, चलो हमको उससे इंटरेस्ट नहीं है ना। दिस इज माई z और दिस इज माई z कंजुगेट, अच्छा है ना। और जो z है वो कितने एंगल पे है? जो z है आपका वो कितने एंगल पे है? देखो जो z जो है दैट इज एट एंगल ऑफ थीटा, लेट्स से वो कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। ठीक है, तो z बार जो आएगा मेरा, z बार जो आएगा वो मेरा कितने एंगल पे आएगा? देखो दिस इज माय एट पार्ट एंगल, ये भी थीटा एंगल पे ही होगा, है ना। ये जो होगा ये भी कितने एंगल पे होगा? थीटा एंगल पे ही होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं z बार के साथ में क्या अप्लाई करता हूं? एक अल्फा रोटेशन देता हूं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपका जो p कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेट्स से आपका pz था, आपने क्या निकाल लिया? लेट्स से p बार z बार निकाल दिया, है ना। p बार को आपने z बार से रिप्रेजेंट कराया, लेट्स से। ठीक है, तो बस कहने का ये मतलब है कि आपने पहले जो z कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको कंजुगेट निकाले और फिर उसको अल्फा रोटेशन दी। तो अल्फा रोटेशन में हो क्या रहा है? अगर ध्यान से देखोगे अल्फा रोटेशन में होता क्या है, देखो। ठीक है, अगर आप देखोगे अल्फा रोटेशन, तो ये जो एंगल है कितना है बेटा? देखो ये अल्फा बाय 2 माइनस थीटा है ना, अल्फा बाय 2 माइनस थीटा है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसमें अल्फा रोटेशन देता हूं तो अल्फा रोटेशन कैसे मिलेगा मेरे को? देखो थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है ना, फिर से अगर मैं रोटेशन दूंगा प्लस अल्फा बाय 2 माइनस थीटा, तो मैं पहुंच जाऊंगा कहां पे? यहां पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ये एंगल मेरा कितना बनेगा? ये जो एंगल बनेगा मेरा, लाइन टेढ़ा हो जाता है यार, बड़ा दिक्कत है, देख रहे हो, बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल भी कितना है मेरा? अल्फा बाय 2 माइनस थीटा। तो देखो आप ध्यान से, हम थे कहां पे? जेड बार पे थे, हमने क्या किया? थीटा ऐड किया, फिर थीटा ऐड किया, फिर ये एंगल ऐड किया, फिर ये एंगल ऐड किया, है ना। मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं। हमने इसको ऐड किया,
हमने इसको ऐड किया, हमने इसको ऐड किया, हमने इसको ऐड किया, उतने में ही हमको क्या मिल गया है, अल्फा मिल गया है। समझ रहे हो? दैट मीन्स व्हाट, जब आप जेड बार पे अल्फा रोटेशन किए, आप पहुंचे कहां पे, यहां पे पहुंचे, और ये पॉइंट क्या है आपका, इसका मिरर इमेज है, और ये लाइन क्या है आपका, दिस लाइन इज y इज इक्वल्स टू tan अल्फा बाय 2x, ये लाइन ये है। समझ में आया? तो इसीलिए आप ऑप्शन में क्या बोले कि रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन हुज स्लोप इज tan अल्फा बाय 2, उसका मिरर इमेज मिल जाएगा। कंसेप्ट है ना, दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। क्लियर हो गया? तो बस यही है JEE, है ना, IIT JEE बस यही है। जितना कंसेप्ट रहेगा उतना आप खेल सकते हो क्वेश्चंस के साथ में, और अगर आपको एक नया क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नया क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इतना आपको आइडिया लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज तो दिक्कत है बेटा, है ना, अदरवाइज दिक्कत है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, आपको क्या दिया गया देखो, द एंगल बिटवीन द लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और ये जो इक्वेशन है वो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो ना, जेड का 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है ना, तो ओरिजिन से पास करेगा। एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन द रियल एक्सिस इज गिवन बाय, ठीक है, तो बहुत झंडू क्वेश्चन है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास क्या है, देखो एक लाइन है, आपको पता है क्या वो लाइन कैसा है, आपको पता है? नहीं पता है ना, लेकिन बस इतना पता है कि वो ओरिजिन से पास करता है। लेट इट बी दिस, लेट द लाइन लुक लाइक दिस, ठीक है। तो इस लाइन का रिफ्लेक्शन कैसा होगा, है ना, अगर मैं बोल दूं ये क्या है, आपका लाइन है ना, लेट्स से ओरिजिनल लाइन बोल देता हूं उसको मैं, ओरिजिनल लाइन। अगर ये ओरिजिनल लाइन है तो उसका रिफ्लेक्टेड लाइन कैसा होगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। इसको इंसिडेंट लाइन भी बोल सकते हो और इसको रिफ्लेक्टेड लाइन बोलोगे, है ना, रिफ्लेक्टेड लाइन। ये जो है आपका क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्टेड लाइन। क्लियर हो गया ना, ये क्या बन गया आपका, रिफ्लेक्टेड लाइन बन गया। ठीक है, अगर ये एंगल फाई है, लेट्स से ये फाई है, ठीक है, व्हाइट से बना देता हूं मैं। लेट्स से अगर मैं बोलूं कि ये एंगल फाई है, तो भाई ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा। क्लियर, दोनों एंगल क्या हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, देखो द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्शन एक्सिस इन द एक्सिस ना, द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड द रिफ्लेक्शन इन द रियल एक्सिस, है ना। तो आपसे बेसिकली पूछा है थीटा। उसने क्या बोल दिया पता है आपको, थीटा इज इक्वल्स टू 2 बेसिकली, बस यही बोला जा रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 2 तो अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि tan ऑफ 2 कितना होगा, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, tan ऑफ 2 which is equals to how much, 2 tan phi by 1 minus tan square phi। क्लियर। पर tan phi क्या होता है, इसका रियल स्लोप होता है ना, tan phi क्या होता है, रियल स्लोप होता है। किसी भी ऐसे फॉर्म में जो इक्वेशन है उसका रियल स्लोप क्या होता है, आपको पता है भाई, tan phi जो होता है माइनस रियल पार्ट ऑफ a बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ a आ गया, है ना। रियल पार्ट ऑफ a बाय कितना आ गया आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ a आ गया, बस पुट कर दो यहां पे, आ गया आंसर आपका 2 इंटू माइनस रियल पार्ट ऑफ a बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ a, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ a। अच्छा हाँ, चलो 1 से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस रियल पार्ट ऑफ a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इंप्लाइज दैट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इंप्लाइज दैट tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2 रियल पार्ट ऑफ a इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ a डिवाइडेड बाय हाउ मच, इमेजिनरी पार्ट ऑफ a का स्क्वायर माइनस रियल पार्ट ऑफ a का स्क्वायर। तो दिस शुड बी योर आंसर, है ना। tan थीटा इज इक्वल्स टू, कहां गया भाई आंसर, तो मैच ही नहीं कर रहा है कोई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, हाँ ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ना। बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे एक माइनस दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है। क्या हो सकता है रीजन माइनस होने का, क्या हो सकता है रीजन, है ना। देखते हैं हमारे आंसर में क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है ना। चलो ठीक है, बताता हूँ देखो क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। बोथ आर करेक्ट, बस वो आपके सोचने के ऊपर है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं लेट्स से कि मान लो इसका वैल्यू कुछ तो आया होगा, ना। लेट्स से मैं कहता हूं इसका वैल्यू आया है √3, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -√3, और आपके अकॉर्डिंग जो आंसर है उसमें कितना आएगा आपका, tan ऑफ थीटा कितना आएगा आपका, √3 आएगा ना।
क्यों सर ये मेरा आंसर है और सर ये तो आपका आंसर है। मेरे आंसर में इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू कुछ तो आएगा ना, इस माइनस को छोड़ दो ना, मैं बोल रहा हूँ इसका कुछ तो वैल्यू आएगा, कुछ तो वैल्यू आएगा। मैं बोलता हूँ लेट्स से √3 आया है ना, लेकिन मेरे में माइनस आएगा और आप में नहीं आएगा। देखते हैं इसका क्या रीजन हो सकता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कितना हो जाएगा, देखो दैट इज tan ऑफ 60 डिग्री। सो आप बोलोगे देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है 60 डिग्री आया है। ओके फाइन। मेरे केस में मैं क्या बोलूंगा पता है, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सॉरी 2 पाई माइनस 60 डिग्री, 2 पाई माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो माइनस tan ऑफ 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, माइनस tan ऑफ 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस √3। तो देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं, थीटा जो है वो कितना है, 300 डिग्री है कि नहीं। आपके केस में एंगल कितना आया है, 60 डिग्री, मेरे केस में एंगल आया 300 डिग्री। तो भाई हम दोनों में से कौन करेक्ट है, देखो है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कितना है आपका, 60 डिग्री है। ठीक है, तो जाहिर सा बात है ना भाई, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 300 डिग्री होगा कि नहीं होगा 300 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री है, तो ये 300 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन जब मैं आपसे पूछता हूं एंगल निकालो इस लाइन का और इसके बीच का, तो आप पूछोगे सर कौन सा एंगल निकालना है, सर मुझे माइनर एंगल निकालना है कि मेजर एंगल निकालना है, एंड दैट इज द रीजन कि मेरे को माइनस मिला और आपको माइनस नहीं मिला, आपको प्लस मिल गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है मेरे अकॉर्डिंग, मैं जो रिजल्ट बोलूंगा वो क्या बोलूंगा, दिस वन 60 डिग्री। आप जो बोलोगे आपके आंसर के अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, 300 डिग्री। क्लियर हो गया, दैट्स इट। मतलब सॉरी, आपका 300 आएगा और आपका 60 आएगा, मेरा 300 आएगा। मतलब आपसे अगर पूछ दूं मैं कि इस लाइन का और इस लाइन के बीच का एंगल बताओ, तो आप किस नजरिए से देखते हो, इस नजरिए से देखते हो, मैं किस नजरिए से देखता हूं, इस नजरिए से देखता हूं। बोथ द आंसर आर करेक्ट। दैट मीन जो भी आंसर आएगा उसको आप 2 पाई से माइनस कर दोगे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ योर आंसर्स। क्लियर हो गया, बेसिक कंसेप्ट है, तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। क्लियर हो गया। सो दिस आर द क्वेश्चंस ऑन योर इनवर्स पॉइंट्स। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इनवर्स पॉइंट रिफ्लेक्टेड पॉइंट पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जब भी सर्कल से रिलेटेड आए हमेशा सोच लेना कि आपका जो रिलेशन था आपका CP इंटू CP डैश जो भी था, मतलब दैट इज इक्वल टू R², आपको उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, और उसमें हम लोग आर्गुमेंट का हेल्प लेते हैं। मॉडुलस से अगर आप मॉडुलस हटाना चाहते हो तो कैसे आप आर्गुमेंट का यूज करोगे कोलिनियर पॉइंट्स में, वो कंसेप्ट भी आपने सीख लिया, और देखा आपने मेजर आर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, ये भी आपने कवर कर लिया है ना। तो ऑल दीज आर द क्वेश्चंस जिसको आपको अच्छे से समझना है, और बस यही है। अगर आप देखोगे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है। आज तक केवल 7-8 क्वेश्चन ही ऐसे पूछा गया है थ्रू आउट द JEE जर्नी, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप बोल नहीं सकते क्योंकि कंसेप्चुअल है, और IIT कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करता है ना। तो बस यही है आपका इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देकर जरूर बताना, और हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आपका कुछ भी डाउट हो, भले ही आप कहीं भी पढ़ते हो या किसी भी इंस्टीट्यूट के आप स्टूडेंट हो, आपका जो भी डाउट है आप हमसे क्लियर करवा सकते हो। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।